पॉलिटिकल जियारा अड्डा के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं आज चंद्रमणि जी हैं। ये पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में काफी अच्छे रिसर्च स्कॉलर के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने कई बार नेट पास किया है, जेआरएफ का भी एग्जाम पास किया है। चंद्रमणि जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मित्र। चंद्रमणि, हमारे बीए के दिनों में जब मेरा बीए में बीएचयू में एडमिशन हो रहा था तो पहले दिन वाले दिन से अब तक चली आ रही है। तो हमारे फील्ड पर पॉलिटिकल साइंस के जो अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, चंद्रमणि जी, आप उनको क्या कुछ टिप्स ऐसा देना चाहते हैं कि लोग नेट जेआरएफ का फील्ड क्यों चुने? देखिए, जब शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं और आप तय करते हैं कि आप आर्ट्स से ग्रेजुएशन करेंगे, पीजी करेंगे, तो पहले ही दिन से आपको ये तय कर लेना चाहिए कि ग्रेजुएशन में ऑनर्स क्या होगा। ऑनर्स करते करते आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पीजी में आपका स्पेशलाइजेशन क्या होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि बीए में बच्चा आए तभी सोच ले कि उसको जेआरएफ करना है या रिसर्च के फील्ड में जाना है, या बीए में आए एसएससी की तैयारी करे, एमए में जाए आईएएस बीसीएस तैयारी करे, उसके बाद बढ़ते बढ़ते जब कुछ ना मिले तो जेआरएफ का एग्जाम पास करे और पीएचडी करे। अगर एकेडमिया में जाना है तो बीए में आने के साथ ही आपका तय हो जाना चाहिए कि आपको जेआरएफ करना है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। जेआरएफ करने से क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है। उसके लिए वही मैं बता रहा था, बीए में पहले दिन से आपका लक्ष्य तय होना चाहिए, ऑनर्स तय होना चाहिए। ऑनर्स करते करते पीजी में क्या लेना है ये तय होना चाहिए, पीजी का स्पेशलाइजेशन तय होना चाहिए। उन सब के लिए पढ़ने का एक तरीका होता है। रिसर्च के फील्ड में और जेआरएफ पास करने के लिए आपकी क्या प्रेरणा रही है कि आपने क्या सोचकर इस फील्ड में आए? देखिए, जब मैं ग्रेजुएशन में आया मैंने अपने लिए विकल्प ही नहीं रखा, मैंने एकेडमिया ही चुनी और उसके लिए फिर पढ़ाई की। क्योंकि क्या होता है, अगर आप कई दिशाओं में भटक रहे हैं तो जो विषय की समझ होनी चाहिए वो उस गहराई से नहीं हो पाती है, गहराई तक उसको आप समझ नहीं पाते। जब आप बीए में आए अपने आप को प्रोफेसर के रूप में महसूस करिए, इसके बाद देखिए आपके पढ़ने का तरीका बदल जाता है। किसी भी चीज को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। आपको शुरू में टेक्स्ट बुक मदद करती हैं, लेकिन मेरा सुझाव है कि टेक्स्ट बुक के साथ ही साथ आपको आर्टिकल पढ़ने चाहिए, शोध पत्र भी पढ़ने चाहिए बीए से। ऐसा नहीं है कि चलो बीए फर्स्ट ईयर है तो हम थोड़ा मौज कर लेते हैं, बीए के बाद पढ़ेंगे, नहीं। जो बीए और एमए का टाइम होता है, माइंड काफी शार्प होता है और पढ़ने की ललक, पढ़ने की जिज्ञासा काफी ज्यादा होती है। तो ये 5 साल तो आपको बेकार नहीं करना है। ये 5 साल आपने पढ़ लिया तो फिर आप पूछेंगे भी नहीं कि हमको नेट जेआरएफ के लिए हम कहाँ से कौन सा नोट्स पढ़ें। स्टूडेंट आजकल पूछते हैं कि कोचिंग करें। हम लोग के जमाने में तो कोचिंग का इस फील्ड में कोई उतना महत्व नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल के विद्यार्थी जो है वो पूछते हैं कि फर्स्ट पेपर की कोचिंग करें या ऐसा करें। तो देखिए, फर्स्ट पेपर के लिए मैं कोचिंग का सलाह दूंगा। कई सारे बड़े अच्छे टीचर हैं जिनसे आप कोचिंग कर सकते हैं, जिनके नोट्स ले सकते हैं, जिनके लेक्चर सुन के आपको खुद नोट्स बनाना चाहिए। पहली बात मैं ये बता रहा हूँ, मेरी जो तैयारी रही है तो मैं एक टीचर का नाम ले ही लेता हूँ, कुमार भरत एक टीचर हैं। उनके फ्री वीडियो मिलते थे हम लोगों को, लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट पे। तो मैं उनके लेक्चर देखता था, नोट्स बनाता था, उसी को रिवाइज करता था। रही सब्जेक्ट की बात, तो उसके लिए इतना टेक्स्ट बुक और आर्टिकल पढ़ लिया गया था कि बस फैक्चुअल चीजों को रटने के लिए, क्योंकि इसमें फैक्चुअल चीजें भी आती हैं, उनके लिए ही नोट्स का सहारा लेना पड़ा या गाइड का सहारा लेना पड़ा। सब्जेक्ट के लिए मैं बता दूं कि हमारे पॉलिटिकल जियारा अड्डा चैनल पर कुछ दिनों में सब्जेक्ट के वीडियो आने शुरू हो जाएंगे, आप लोग इन्हें देख सकते हैं। अच्छा, बीएचयू से आपने बीए एमए किया, इसका क्या आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस सफर को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, हम लोग गांव से आए थे बीएचयू में। बीएचयू में आने के बाद थोड़ी सी आज़ादी तो मिली, लेकिन हम लोगों ने आज़ादी को एंजॉय करते हुए समय अपना नहीं गंवाया। तय रहता था कि सुबह उठना है 4 बजे, 8-9 बजे तक अपना 4-5 घंटा पढ़ लेना है। बाकी दिन जाके आपको बीएचयू पूरा दिन व्यस्त रखता है, लेबोरियस बना देगा। 4-5 क्लास रहती है, 1-1 घंटे के अंतर पे क्लासेज रहेंगी, तो वो आपको बंक नहीं करनी है। आप सोचेंगे कि अरे इस प्रोफेसर की क्लास में क्या करूं, ये तो मुझे आता ही है, वो आप पे भारी पड़ जाएगा। जो विद्यार्थी छोटे कॉलेजों से आते हैं उनके लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं कि
जैसे जो विद्यार्थी बीएचयू से पढ़ा है या जो छोटे कॉलेजों में, वो अपने आप को कमतर ना समझे या वो कैसे तैयारी? देखिए, जो मैं तो यहाँ गया पीएचडी करने के लिए वर्धा में, तो यहाँ मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं जो कॉलेज से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आए होते हैं। मैं उनको यही कहता हूँ कि अपने आप को हीन कभी मत समझना, मेहनत करते रहो। ये कॉन्फिडेंस गया कि आप खत्म हो जाएंगे। बाकी हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कहीं से भी। कई सारे जगह से मेरे दोस्त आए हैं। मेरे एक दोस्त हैं प्रवीण कोले, महाराष्ट्र में कॉलेज से ही पढ़े हैं, लेकिन वो हिस्ट्री में JRF हुए। एक और लड़का है सौरभ मिश्रा, वो भी कानपुर के कॉलेज से ही पढ़ के आया है, वो भी JRF रहा। बहुत सारे लोग जो कॉलेज से आए हैं वो मेहनत करके JRF हुए मेरी आंखों के सामने। तो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट। पॉलिटिकल साइंस की तैयारी के लिए, JRF निकालने के लिए, आगे कोई भी एग्जाम निकालने के लिए पॉलिटिकल साइंस के संबंध में कुछ बेसिक्स बुक्स अगर हमारे सब्सक्राइबर्स को बता दें तो। देखिए, आजकल तो नोट्स वायरल है, तो मैं तो कहूँगा सब्जेक्ट के लिए जो बेसिक किताबें हम लोग पढ़ते हैं ग्रेजुएशन और पीजी में, उसकी तो बहुत बड़ी लिस्ट है, वो तो सब्जेक्ट वाइज बताना पड़ेगा। बाकी कुछ नोट्स हैं जिनको आपको 8-10 बार जरूर पढ़ना चाहिए। आप सोचेंगे 2 बार पढ़ के JRF हो जाएंगे, तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पहले तो आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होना ही चाहिए। उससे जो प्रश्न आएंगे वो आप कंसेप्चुअल वाले कर ले जाएंगे। बाकी राजेश मिश्रा एक हैं जो बड़े फेमस हैं पॉलिटिकल साइंस, राजेश मिश्रा की, और बेनीवाल सर का नोट्स बहुत वायरल हो गया है। तो मेरा मानना है कि इन दोनों को लीजिए, और साथ ही साथ यूथ कंपटीशन और घटना चक्र की जो नेट JRF की वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कम से कम 10 बार सॉल्व करिए। 2-4 बार सॉल्व करके सोचेंगे हीरो बन जाए, नहीं हो पाएगा, 10 बार करना ही पड़ेगा। चंद्रमणि जी, आप इतने अच्छे रिसर्च स्कॉलर हैं, तो आपके लिए सफलता के क्या मायने? कि देखिए, JRF निकाल लेना आपके लिए सफलता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निकाल लेना? देखिए, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि केवल आपने नॉलेज को गेन कर लिया, ज्ञान का भंडार आपके अंदर है तो आप सफल हो गए। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अज्ञानी होते हुए क्वेश्चन बैंक रट के और प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए तो आप सफल हो गए। नॉलेज भी हो, साथ में एक अच्छी जॉब भी हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो, प्रवक्ता हो, कुछ भी हो, जब आपके पास पद भी हो, आपके पास ज्ञान भी, पढ़ाने की शैली भी हो, लोगों को समझाने की शैली भी। हाँ, इससे ये बहुत जरूरी है। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया, मोबाइल का दौर है। हर जो है लड़के के पास, छात्र विद्यार्थी के पास मोबाइल है। तो आप, जो हम लोग के जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था, छोटा सा मोबाइल हुआ करता था जब हम लोग बीए में आए थे, तो और उस दौर से इस दौर में आप किस तरह मोबाइल को, किस प्रकार परीक्षा में आप बाधक मानते हैं या सफलता के मार्ग में सहायक मानते हैं? देखिए, जब मोबाइल हाथ में आई है बच्चों को, सोशल मीडिया आया है, यूट्यूब आया है, तो सूचनाओं का भंडार हमारे पास आ गया है। अब उसमें बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कूड़ा कचरा सब उनके पास आ रहा है। तो मैं कहूँगा कि भाई, जो भी हो, हमेशा प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, हमेशा जूनियर्स को सीनियर्स के पास जाना चाहिए। और जो फेलियर है अपने जीवन में, जो फेल हुए हैं, जो निगेटिव सीनियर हैं, उनसे दूर दूर रहो, उनको लात मारने में भलाई। जो सफल हुआ है उसके पास जाइए, वो बताएगा, उसका मार्गदर्शन लीजिए। सीनियर का मार्गदर्शन अपने आप में सोना है। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। फ्रेंड सर्किल में भी अच्छे फ्रेंड। हाँ, और दूसरी बात, दूर रहने का प्रयास करिए सोशल मीडिया से। वो आपका टाइम इतना कंज्यूम कर जाता है कि आपको पता नहीं लगता है। सोचिए, हफ्ते में अगर एक दिन का 3 घंटा भी ले रहा है तो 7 दिन का 21 घंटा आपका ले गया। दूसरा बच्चा अगर वही कोई 21 घंटा जो पढ़ रहा होगा, JRF वही होगा। आप नेट में रह जाएंगे, 5 बार नेट होंगे, तब जाके JRF होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग के तैयारी में सहायक